जाने वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री R.K. चलाना जी, पूर्व उप प्रधान एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, हमारे बीच विद्यमान है। आप लायंस क्लब के भी डायरेक्टर रहे, कई रक्तदान शिविर लगाए, समाज सेवा के फरीदाबाद में अनेकों कार्य किए। आप भी हमें गर्व है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील लेजा जी, MS GB पंत अस्पताल नई दिल्ली। पहले भी आपके उद्बोधन का लाभ ले चुके हैं। कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या शंकाएं हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इससे पहले श्री R.K. चलाना जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं, अपना मार्गदर्शन देंगे। श्री R.K. चलाना जी, स्वागत सर। सर माइक। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य युवक परिषद न्यू दिल्ली, ऑनरेबल डॉक्टर सुनील रहेजा जी, MS GB पंत हॉस्पिटल, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी आदरणीय प्यारे बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं अनिल आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वो लगातार कितने ही वर्षों से समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, हर समय तैयार रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने 20 साल एस्कॉर्ट्स में इकट्ठे काम किया है। एंड मैं आर्य जी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगातार ये कार्य करते रहें। हम आपका हमेशा कोऑपरेट करेंगे आपको। आज जो ये कार्यक्रम है ये वैक्सीन पर, डॉक्टर साहब तो डिटेल में बताएंगे, पर ये पूरा वर्ष 2020 कोविड-19 हमने सब ने फेस किया। अब मैं एक बारी दिल की गहराइयों से देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते हम सबको संभाला। इतना बड़ा देश, 130-135 करोड़ जनता जहां की है, और आप चाहे USA देख लो या और कंट्रीज देख लो, क्या हालात हुए वहां के। उन्होंने हमें संभाला, समय समय पे लॉकडाउन लगाया, और हमारे सभी देशवासियों ने इसमें मोदी जी में विश्वास प्रकट करते हुए उनकी बात को माना। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा मन कर रहा है कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस के कर्मचारी, उन लोगों ने इस समय के दौरान हम सबका बहुत ध्यान रखा है। और बहुत खुशी की बात है कि काफी काम चल रहा था। डॉक्टर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, हर्षवर्धन जी, और मोदी जी के अन्य मंत्री इस पर काम कर रहे थे, और आज वैक्सीन हमारे बीच में आई है। और अब तक 60 लाख से ज्यादा, पहले मेडिकल स्टाफ को, फिर पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, फ्रंट लाइन कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों को लग रही है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। मेरे भी कुछ जानकार, कुछ रिलेटिव डॉक्टर्स हैं,
उन लोगों से मेरी लगातार वार्ता हो रही है एंड वो दे आर वेरी हैप्पी कि जैसे राज्य सरकारें और हमारा मेडिकल स्टाफ इस पे काम कर रहा है, और हमें आशा है कि समय समय पे जैसे जैसे 50 साल से ज़्यादा या 60 साल से ज़्यादा हमारे जो एज के साथी हैं उनको ये वैक्सीन लगेगी, और हम भी एज लायंस क्लब इंटरनेशनल इसमें हमारे साथी जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सीएमओ का, मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर जो भी हमारे लायक सेवाएं होंगी हम उनके साथ में करेंगे, सेवा करेंगे, ताकि जिस निष्ठा से प्रधानमंत्री जी ने ये सब कुछ किया है अपने साथियों के साथ मिलके, हम भी जो हमारी ड्यूटी बनती है हम उस पर पूरा उतरे। तो ज्यादा अधिक ना कहता हुआ आर्य जी एक बार फिर आपको के धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर के चलाना जी। मैं 36 साल एस्कॉर्ट्स में रहा, चाहे हमारे एस्कॉर्ट्स के सुरेश अनंत जी वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे चलाना साहब हो, चाहे के.एस. यादव जी, सभी साथियों का पूरा सहयोग मिलता रहा। एस.एस. बजाज जी को भी याद करता हूँ, और चलाना साहब हमारे साथ जुड़े, अभी 2 वेबिनारों में उन्होंने और जाना है। मैं चलाना साहब का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले डॉक्टर सुनील लेजा जी अपनी बात रखें, मैं चाहूंगा एक भजन हो जाए। माता ईश्वर देवी जी जुड़ी अलवर से एक भजन, फिर डॉक्टर सुनील लेजा जी का उद्बोधन, थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलाना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी नमस्ते। माता ईश्वर देवी जी एक भजन सुनाएंगे। नमस्ते जी। एक भजन मेरा भी। बाकी भजन डॉक्टर साहब के बाद, हाँ भी बाद में होंगे, पहले एक भजन हो जाएगा ब्रेक के लिए। माता ईश्वर देवी जी आ रही है। चलो आप सुना लो, फिर माता जी नहीं आ रही तो फिर डॉक्टर साहब का उद्बोधन। हेलो हाँ जी, हेलो। स्वागत। हाँ जी, बोलो जी। नमस्ते जी, बहुत नमस्ते बहुत जी। नमस्ते। हाँ जी। माता ईश्वर देवी जी का स्वागत। ईश्वर भक्ति का गीत आवाज आ रही है ना? हाँ स्वागत जी, स्वागत। हाँ जी। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, उसके चरणों में तो बस ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, तूने दिल से तो कभी उसको पुकारा ही नहीं, तूने दिल से तो कभी उसको पुकारा ही नहीं, उसके चरणों में बस ध्यान तुम्हारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान तूने मार लिए, क्या हुआ कितने ही मैदान तूने मार लिए, अपने मन को तो अभी तक तूने मारा ही नहीं, अपने मन को तो
अभी तक तूने मारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। भव के सागर से भला पार तो कब जाएगा। भव के सागर से भला पार तो कब जाएगा। तूने कश्ती को भंवर में तो उतारा ही नहीं। तूने कश्ती को भंवर में तो उतारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। एक तू है जिसने कभी उसको नहीं याद किया। एक तू है जिसने कभी उसको नहीं याद किया। एक वह है जिसने कभी तुझको बिसारा ही नहीं। एक वो है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं। उसके चरणों में तो बस ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। ये हवा आज तो उल्टी चली जमाने में। ये हवा आज तो उल्टी चली जमाने में। अच्छे इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं। अच्छे इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं। उसके चरणों में तो बस ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में तो बस ध्यान तुम्हारा ही नहीं। नमस्ते जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईश्वर देवी जी का अलवर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाकी भजन बाद में होंगे। मैं देख रहा हूँ संध्या पांडे जी भी हैं कृष्णनगर से, जसूजा जी भी हैं, सभी को देख रहा हूँ। कुसुम भंडारी जी भी हैं दिलशागढ़ से। अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील एम रेजा जी, जीबी पंत अस्पताल के एमएस हमारे बीच विद्यमान है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। कोरोना वैक्सीन बन के आ चुकी है, उसके क्या लाभ, क्या हानियां, कैसे लगवानी है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। डॉक्टर साहब 30-40 मिनट के लिए अपना मार्गदर्शन देंगे। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम डॉक्टर साहब से जुड़े हैं। आइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब माइक ऑन कर लो। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, वेलकम सर, नमस्कार। स्वागत बहुत बहुत। कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है पूरी दुनिया में और यूट्यूब पे भी चल सबसे रहा है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप
सभी को इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं अनिल आर्या जी, और एक कहते हैं ना, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आप इस अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। मतलब कहते हैं ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एट लार्ज। और ये सबसे बड़ा कर्म है, कर्म ही सब पूजा है, कर्म ईश्वर है। और जैसा हम जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो है कोरोना वैक्सीन के ऊपर। और 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया गया। इसके लिए पहले ड्राई रन किए गए, ट्रायल रन किए गए 3 जनवरी को, 8 जनवरी को हमने उसमें हिस्सा भी लिया, और वो देखने के लिए कि यदि कहीं कोई शॉर्टफॉल है, कोई कमी है, तो हम उसको ठीक कर पाएँ। वैक्सीन 16 जनवरी को जैसे ही लॉन्च हुई, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां और भ्रम फैलाए गए। और यदि आप आज का डेटा देखें तो 65 लाख से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है। और मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और जितने भी हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उनको प्रायोरिटी दी गई है। क्योंकि जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है, ये पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और हम लोग जो हैं एक हाई रिस्क में रहते हैं हमेशा। क्योंकि जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर भी मेरे ख्याल मैंने भी काफ़ी कोरोना के पेशेंट देखे हैं, लेकिन क्योंकि मैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन ले रहा था, मास्क लगा रहा था, ये सर्जिकल मास्क होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इसको हम कहते हैं सोशल वैक्सीन। सबसे पहले तो कोविड वैक्सीन से पहले हमारी सोशल वैक्सीन है ये मास्क। आप इसको अच्छे से लगाएं। इसके ऊपर एक क्लिप होता है, सर्जिकल मास्क, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है ये, 5 से 10 रुपए के बीच में अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। इससे आप नाक कवर करिए, मुंह कवर करिए, और आंखों के ऊपर चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है हमारे यहाँ नाक और मुंह के जरिए जा सकता है। दूसरा, आप 2 गज की दूरी बना के रखिए। और तीसरा, अपने हाथ धोते रहें, और बिना वजह आप अपने मुंह को, नाक को, आंख को हाथ से ना छुएं, क्योंकि अनजाने अनजाने आप वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सोशल वैक्सीन से हम, आप जैसे जानते हैं, अभी तक बचे हुए हैं। और ये सोशल वैक्सीन जिसको हम कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो हम इससे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। इसके एडिशन में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हथियार आ गया कोविड-19 वैक्सीन के रूप में। और भारत के अंदर ये 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलके भारत के साथ बनाई है। और ये जो है एक पर्टिकुलर पार्ट जो है स्पाइक प्रोटीन, उसको वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसका हिस्सा लेके, उसके जो एंटीजन है उसका हमने वैक्सीन का रूप देके वैक्सीन विकसित की है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड अटेनुएटेड वायरस है, जो कि हम शरीर में डालते हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। आपको ये समझना है कि इस समय जो वायरस है वो एक पार्टिकल है प्रोटीन का, ये आरएनए वायरस है, और ये जब तक हमारे शरीर के अंदर, सेल के अंदर नहीं चला जाता, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे शरीर का जो सेल है उसका प्रोटीन चाहिए। और अगर एक वायरस हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जाता है, तो वो करोड़ों की तादाद में वायरस पैदा कर देता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और शुरू के समय में वायरस हमारे नाक में, गले में 3-4 दिन रहता है। यदि आप गर्म पानी पी रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, स्टीम डेली ले रहे हैं, तो भी आप इससे काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये सारी प्रिकॉशंस ले ही रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन भी आ गई है, तो मैंने खुद ये वैक्सीन लगाई है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। और इसके लिए कोविन ऐप है। आप यदि आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविन COWIN ऐप बनाई है, जिसपे कि आपको रजिस्टर करना है।
शुरू में ये 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर पैरामेडिकल को लगाई जाएगी, तो जो कि हमारा टारगेट है कि हम और जो हमारा जो इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें कि आर्मी, सीआरएफ, पुलिस पर्सनल या जो ज़्यादातर लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनको लगाई जाएगी। 2 करोड़ के लगभग वो हैं। तो ये टारगेट हमने 30 मार्च तक का रखा हुआ है कि जब ये वैक्सीन ये वाले ग्रुप को लग जाएगी। और यदि हम अभी देखें तो अभी 1-2 हफ्ते में हो सकता है कि ये हम दूसरों को भी शुरू कर दें, जहाँ पे कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है उस डे में यदि कुछ कमी रह जाए, कुछ लोग नहीं आते हैं, तो हमने सजेशन दिया है कि उसकी जगह जो भी लोग आते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। और तीसरा फेज़ है, इसमें जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, उनको दी जाएगी और ये इस ग्रुप में आते हैं 27 करोड़ के आसपास लोग। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो नया बजट आया है 2021 का, अभी उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी इसके लिए पैसा अलग से रख दिया है। तो होपफुली ये वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी। भारत की जो वैक्सीन है, मैं ये बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि इतने कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने एक अच्छे कोऑर्डिनेशन और एफर्ट के साथ इसको 1 साल से भी कम समय में तैयार करके आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। इसके लिए अलग-अलग ट्रायल हुए हैं, फेज़ 1 ट्रायल, जिसमें कि सबसे पहले हम वैक्सीन की सुरक्षा देखते हैं। अगर अगर फेज़ 1 में हम कुछ एक नंबर को देते हैं वैक्सीन और देखते हैं उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो यदि कोई वैक्सीन ह्यूमन बॉडी के लिए हमारे लिए सुरक्षित नहीं पाई जाती, तो वो फेज़ 1 में ही फेल हो जाती है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन वैक्सीन्स ने फेज़ 1 को बड़े अच्छे से पार किया। फिर फेज़ 2 में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि इसकी प्रोटेक्शन कितनी है, एफिकेसी कितनी है, कितने हद तक ये हमें कोरोना से बचाएगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और क्या-क्या हो सकते हैं, क्या ये रिस्की तो नहीं है। तो ये फेज़ 2 में भी वैक्सीन सक्षम पाई गई। ये सभी पैमानों पे सफल पाई गई, जिसमें कि सुरक्षा का विषय सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट के तरीके से इस बात को देखते हैं कि यदि हम किसी को वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वैक्सीन की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक हेल्दी इंडिविजुअल को दे रहे हैं। एक हम स्वस्थ व्यक्ति को वैक्सीन दे रहे हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि इस वैक्सीन की वजह से उसको किसी प्रकार का नुकसान हो या कुछ साइड इफ़ेक्ट आए। तो जब ये सब पैमाने देखे गए तो फेज़ 3 में ये वैक्सीन कोविशील्ड को फेज़ 3 में भी हमने, जिसमें कई लाख लोगों को लगा के देखा, उसमें भी ये सफल पाई गई। और यदि आप देखें, हमारी जो भारत की वैक्सीन है, इसको बहुत से देश ने ऑर्डर किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जितने भी मित्र देश हैं या पड़ोसी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका और इवन ब्राज़ील, कई अफ्रीकन कंट्री, सभी को भारत की वैक्सीन का डिमांड आया हुआ है। इसके अलावा पश्चिम देशों में मॉडर्ना की वैक्सीन है, फाइज़र की वैक्सीन है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसको -70 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो कि भारत के लिए हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जबकि हमारी जो भारत की बनी हुई वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनको हम 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं। तो हमने इन वैक्सीन्स के लिए वैक्सीन के लॉन्च होने से पहले बहुत ही, कहते हैं ना कि दूरदृष्टि पक्का इरादा, उस तरीके से हमने काम किया। हमने देखा कि ये वैक्सीन विकसित होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरे कंट्री के अंदर, जिसमें कि स्टोर का, ट्रांसपोर्ट करने का और ड्राई रन करके देखे गए, कहीं कोई कमी तो नहीं है किसी प्रकार की, और हर एक प्रकार की कमी को दूर किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये वैक्सीन, लेट मी एश्योर यू, पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है और इफेक्टिव 70 to 80% है, क्योंकि अलग-अलग स्टडीज में ये वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 90% पाई गई है। हाँ, 1 इन मिलियन, कई लाखों में यदि किसी एक व्यक्ति को सीरियस हो जाती है रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस, जिसमें कि जैसे कि हम कहते हैं पेनिसिलिन से रिएक्शन होती है, या मीजल्स या सीजनल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन से हो सकती है, जिसमें कि बीपी का लो होना और एकदम सांस में दिक्कत आ जाना।
तो ये तो लाखों में एक व्यक्ति को होती है। यदि आप देखते हैं कोई भी वैक्सीन का बेनिफिट देखा जाता है, यदि आप वैक्सीन एट लार्ज कर रहे हैं और अब 10 लाख में से 9,99,999 लोग ठीक को बचाती है वैक्सीन, तो ये अच्छा है। तो रिस्क बेनिफिट रेशो के हिसाब से वैक्सीन बिल्कुल सक्षम है। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट वैक्सीन से हो सकते हैं, जैसे कि हर एक वैक्सीन के साथ होते हैं, जिसमें कि वैक्सीन लगने के बाद आपको जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ हल्का दर्द हो सकता है 1 या 2 दिन, थोड़ी सूजन भी हो सकती है। दैट इज विद ऑल वैक्सीन, चाहे आप सीजनल इन्फ्लुएंजा की, स्वाइन फ्लू की, निमोनिया की, या बच्चों में मीजल्स की वैक्सीन भी लगाते हैं तो डॉक्टर कह के भेजता है कि हल्का बुखार आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, बच्चे के शरीर में दर्द हो सकता है। तो ये माइल्ड साइड इफेक्ट कुछ एक लोगों में होते हैं जिसके लिए डॉक्टर आपको समझा के भेजता है। यदि आप जाएंगे कोविन पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ पोर्टल पे हो रहा है, तो जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड या कोई भी फोटो आईडी जो कि आप उस दिन लेके जाएंगे जिस दिन आप वैक्सीन के लिए आपको जाना है, उसके थ्रू, उसका नंबर डाल के उसके थ्रू आप वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए और आपको फिर बताया जाएगा कि आपको कौन से सेंटर पे कितने बजे आना है वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए। जैसा कि हम इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं कि आपको बताया जाता है कि इस एरिया के व्यक्ति इस बूथ पे जाएंगे, इस एरिया के व्यक्ति इस बूथ में जाएंगे, इस कॉलोनी के व्यक्ति यहाँ जाएंगे, इतने बजे आएंगे, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप फला फला तारीख को इतने बजे इस जगह पे आइए। तो अब जब आप जाएंगे तो आपको शुरू में एक आपका जो है आईडी चेक किया जाएगा, वेटिंग हॉल में आपको बिठाया जाएगा 1 गज की दूरी पे, और यदि आप जाएंगे तो पूरा अपना ये मास्क वगैरह लगा के जाएंगे, वहाँ पे पूरा हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, आपकी चेकिंग की, आपको फिर पूरा चेक किया जाएगा, ऑनलाइन आपकी फोटो खींची जाएगी वेब कैमरे से और अपलोड की जाएगी, और उसके बाद एक पूरी डिटेल हिस्ट्री ली जाएगी, आपको किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है, आपको किसी प्रकार की और कोई तकलीफ तो नहीं है, और यदि आप पाते हैं कि आप सुरक्षित हैं तो आपको अगले रूम में जाके कोविशील्ड की 0.5 ml की एक डोज हाथ के बाएं हाथ में या दाएं हाथ के डेल्टॉइड मसल में आप लगवा सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल पतली सुई है 26 नंबर की, जो कि दिखती भी नहीं है आँख से और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब वैक्सीन लगा, क्योंकि मैंने खुद लगवाई है इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। तो मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, वो मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आपने तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिया, आपको इंजेक्शन लगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला इंजेक्शन कब लगा। तो इतनी बारीक सुई से इंजेक्शन लगाया जाता है कि मालूम नहीं पड़ता है। और उसके बाद आपको आधा घंटा वहाँ रेस्ट करने को बोला जाता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन एरिया। वो जैसे मैंने बताया कि यदि 1 इन मिलियन आपकी किसी को रिएक्शन हो जाता है वैक्सीन से, तो वहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो आपको तुरंत उसके लिए एंटीडोट देंगे, दवाइयाँ देंगे, एविल, एफकॉर्लिन, एडी, एड्रेनलिन, नॉरेड, सारी प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं वैक्सीन लेते समय। सरकार और हम सभी लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन ना हो, और यदि होती भी है 1 इन मिलियन, तो हम उसको तुरंत हैंडल कर पाए और किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा ना हो। तो पूरी प्रिकॉशन के साथ कार्य किया जा रहा है, पूरी सावधानी के साथ। और यदि आप देखें, जैसे मैंने बताया कि 65 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और यदि आप डेटा देखें सभी ठीक-ठाक है, कोई मेजर साइड इफेक्ट कहीं देखने को नहीं मिला। तो जो तीसरा फेज़ है, उसमें हमने जो डिसाइड किया है कि 50 साल से जो अधिक व्यक्ति हैं, और पर्टिकुलरली और साथ में जिनको ऐसे व्यक्ति जिनको कि एक तो हो गया 50 साल से अधिक वाला ग्रुप जिनको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। ये ग्रुप क्यों लिया गया है? क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर है और वो दवाइयाँ खा रहे हैं, हार्ट की बीमारी है, क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है, क्रॉनिक लंग डिसीज़ है, सीओपीडी, अस्थमा, या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, ब्लड कैंसर के मरीज हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आर्थराइटिस है जिनको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जिनको एचआईवी एड्स या जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी। ये 27 करोड़ के आसपास हो जाता है पूरा ग्रुप हमारा। तो जुलाई एंड तक हमारा टारगेट है कि हम पहले 3 करोड़, 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर और 27 करोड़ ये जो हाई रिस्क ग्रुप है 50 साल से अधिक, इसको हम कवर जुलाई टू 21 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टारगेट है। तो आप सभी से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि अपने सुरक्षा के लिए,
अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप इस अवसर का लाभ उठाएं। सरकार आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी वैक्सीन, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये लास्ट माइल तक पहुंचे। और जैसा हम जानते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। यहाँ अमीर लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं, और दूर दराज में भी लोग रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि कोई भी नागरिक जिसको इस वैक्सीन की आवश्यकता है, इससे वंचित ना रहे। इसीलिए ज़रूरी उपलब्ध कराया जा रहा है कि इसके लिए हर दूर दराज में सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की गई है, नर्सेज की ट्रेनिंग की गई है, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, सभी की हमने ट्रेनिंग पिछले 3-4 महीने वैक्सीन आने से पहले ही शुरू कर दिया था। तो सरकार अपना पूरा कर्तव्य निभा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि यदि आप देखें, अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका मोहल्ला, आपका कॉलोनी सुरक्षित है। यदि एक व्यक्ति को कोरोना होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस फैमिली में यदि एक व्यक्ति को कोरोना हुआ है, तो उस फैमिली के 2-3 व्यक्तियों को जरूर हुआ है साथ में, क्योंकि वो एक कॉन्टैक्ट ऐसा बनता है फैमिली का कि कुछ भी जाने अनजाने 2-3 व्यक्तियों को होता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लगवाएँ। और इसके अलावा वैक्सीन की 2 डोज़ दी जाएँगी। जैसे आपने आज 1 डोज़ लगवाया है वैक्सीन का, दूसरा डोज़ 4 हफ्ते के बाद लगेगा, और उसके 2 हफ्ते के बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएँगी। आपको ये समझना है वैक्सीन का कार्य क्या है। वैक्सीन जो है, जो वायरस है, एक एंटीजन है। जब हमें वायरस इन्फेक्ट करता है, तो बॉडी इसको रिएक्ट करके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के ज़रिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो कि इस वायरस को किल कर देती हैं और हमें इस वायरस से बचाती है। लेकिन कुछ एक केसेज़ में वायरस हमारी एंटीबॉडीज़ पे, हमारी इम्यूनिटी पे भारी पड़ता है, और उसमें हमें अपनी जान, किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, या बहुत सीरियस सिम्पटम्स आ सकते हैं। आईसीयू में एडमिशन होने की नौबत तक आ सकती है, जिसमें कि लगभग 3% लोगों को आईसीयू की एडमिशन की जरूरत पड़ती है, ये देखा गया। और कुछ एक व्यक्तियों को सिर्फ ऑक्सीजन देनी पड़ती है, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है 80% में, ये सिम्टोमेटिक होते हैं। तो बेस्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन से बढ़िया कोई और चीज़ नहीं है। यदि हम शुरू में ही ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी ज़रूरी है कि हम मास्क लगा के रखें। मैं आपके बेनिफिट के लिए दोबारा बताऊंगा कि आप प्लीज़ घर से जब भी बाहर जाएं, मास्क अच्छे से लगाएं, और पूरा नाक और मुंह कवर करें, और आंख पे चश्मा या कोई गॉगल्स लगा लें, और 2 गज की दूरी बना के रखें। ऐसा मत लगाएं यूं जैसे ज़्यादा लगाता है, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। ये सब आपके लिए, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, बल्कि नुकसान देगा, क्योंकि जो वायरस यहाँ बाहर लगा हुआ है, वो आप अंदर ले जाएंगे सांस लेने से। यदि आपके पास ये वाला नहीं है, तो आप ये साधारण कपड़े का डबल लेयर, जैसे ये ब्राउन है अंदर से ये ग्रे है, देखिए आप, ये वाला मास्क भी पूरा मुंह और नाक को कवर करके लगा सकते हैं। N95 मास्क आप तभी लगाएं, ये हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, नर्सेज के लिए है, जो कि ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली डील करने हैं। तो हमें 888 सर्जिकल मास्क, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिंगल यूज है, डिस्पोजेबल मास्क है, सस्ता है, 3 रुपए से 5 रुपए से 7 या 10 रुपए तक के मास्क मिल जाता है। और ये बहुत अब तो रेडली अवेलेबल है, क्योंकि भारत जब शुरू में कोरोना आया था, तो यदि आप देखें, भारत में मास्क की कमी थी, पीपी किट की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया, और आज हम आत्मनिर्भर तो हैं ही, बाकी देशों को भी हम ये सामान मुहैया करवा रहे हैं। हम सक्षम तो हुए भी, और बाकियों के लिए भी हुए। यही वैक्सीन के लिए भी भारत इज गोइंग टू बी द ग्लोबल लीडर, क्योंकि विश्व में पूरी वैक्सीन का जो 60% है, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग वो भारत में होती है। तो इंडिया इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। एंड टिल डेट हमने बहुत अच्छा किया। यदि आप देखें, हमारा जो डेथ रेट है बहुत कम है, 1.43% है। रिकवरी रेट 97% से भी अधिक है, यानी कि जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, जिनको कोरोना हो चुका है। और वैक्सीन सभी को लगवाना जरूरी है, एक्सेप्ट इसमें अभी गर्भवती महिलाएं और जो 18 साल से छोटे व्यक्ति हैं, उनको हमने वैक्सीन के लिए इंक्लूड नहीं किया है।
उसका रीजन ये नहीं है कि ये उसमें कुछ साइड इफेक्ट कर सकती है। उसका रीजन ये है कि हमने जितने भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल किए, उसमें ये वाले ग्रुप को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो हमारे जो 18 साल से नीचे व्यक्ति हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो उसके अंदर जो बच्चा है गर्भ में, उसके बारे में हमें पूरा साइंटिफिक डेटा अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इस वाले ग्रुप को वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और इनको और भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। और यदि आपको वैक्सीन लग भी गई है तो 6 हफ्ते के बाद आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन आप तब तक मास्क लगाए रखें। और सोशल वैक्सीन, जैसे मैंने बताया कि मास्क लगाएं, मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी है जरूरी। हाथ धोते रहें, अननेसेसरली आंख को, मुंह को, नाक को ना छुएं, नींद पूरी लें, खुश रहें, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम लें, गर्म पानी लें, हल्दी वाला दूध पिएं, काली मिर्च, मोरिंगा, दालचीनी, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आंवला और जितने भी फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, फ्रेश या जूसीज हैं, आप उनको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए, खुश रहिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को हाई एंड पे रखें, स्माइल करते रहें, खुश रहें। और अब मैं इसलिए आगे नहीं इस बात को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ही सीमित है और आई वुड लाइक कि हम आप इसको इंटरेक्टिव सेशन के रूप में लें। आप हमसे प्रश्न पूछें, आपके दिल में, मन में कुछ भी, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछें, ताकि हम इसको एक इंटरेक्टिव सेशन के रूप में आगे प्रोसीड करें। इसके बाद आपको मैंने बेसिक सारी जानकारी दे दी है जो आपके लिए जरूरी है और अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट 10 मिनट्स वी कैन हैव ए इंटरेक्टिव सेशन so that we can discuss it for all. श्री आर के चलाना जी, कोई प्रश्न, कोई शंका पूछेंगे? चलाना साहब, बाकी और सभी अपने मन में जो शंकाएं हैं, प्रश्न है? हाँ बिल्कुल, आपसे इसलिए मैंने 10 मिनट छोड़े अनिल आर्या जी की, हाँ जी, क्योंकि हाँ मुझे जी। मालूम है इसमें काफी शंकाएं होंगी, डाउट्स होंगे। हाँ, बारी बारी से सभी हाँ जी। 1-1 मिनट अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। एक तो ये है कि जो म्यूटेट होकर या ये यूके और साउथ अफ्रीका का जो वायरस आ रहा है, क्या ये वैक्सीन मतलब उनके लिए भी है या फिर ऐसे एक बार लगाएं वैक्सीन फिर ये वाला दूसरा वायरस आएगा? तो फिर ऐसे तो नहीं, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है, ये तो बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। और जो कोवैक्सीन जो भारत ने विकसित की है उसके ऊपर स्टडीज हुई हैं यूके में, और ये जो यूके का वायरस है उसके अगेंस्ट कारगर पाई गई है। यदि आप देखें कि ये मैसेंजर आरएनए वायरस है और ये मैसेंजर आरएनए वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। और ये इसको अगर आप डिटेल में देखें तो ऐसा कोई भी वायरस अगर होगा मैसेंजर आरएनए जिसमें खासकर जल्दी जल्दी म्यूटेट क्यों करता है, क्योंकि जब भी वायरस पे प्रेशर पड़ता है, जैसे कि ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, तो जैसे जैसे इम्यूनिटी आएगी कम्युनिटी के अंदर, लोगों के अंदर, तो वायरस फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वायरस अपना बिहेवियर चेंज कर देता है एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के जरिए। तो ये जो यूके वाला स्ट्रेन आया है, इसने 5 या 6 जो साइट्स हैं वहां पे चेंजेस हैं, लेकिन जो हमारी वैक्सीन है ये 15 या 16 स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनाई गई है, और जो कोवैक्सीन है वो तो कंप्लीट वायरस लेके बनाई गई है, इनएक्टिवेटेड लाइव वायरस। तो व्हाटएवर हैपेंस, आई थिंक दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव एज कोवैक्सीन वी हैव टेस्टेड, एंड यदि वो और भी कोई स्ट्रेन आता है तो वी कैन ऑलवेज ट्विक द वैक्सीन। यदि आप देखें सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 की हर साल नई वैक्सीन क्यों आती है, क्योंकि वो भी मैसेंजर आरएनए है और अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। तो WHO उसके लिए गाइडलाइन इशू करती है और हर साल नया वैक्सीन बनता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। तो ये एक लगातार वायरस की और हमारे ह्यूमन बॉडी की जंग है, आगे भी रहेगी ये लड़ाई। तो वायरस अपना बिहेवियर बार बार चेंज करता रहेगा, क्योंकि उसको भी हमें इन्फेक्ट करना है, उसको सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम मास्क लगाएं, सोशल वैक्सीन जो मैंने बताया है, इन चीजों का ध्यान दें। तो यदि देखा गया कि यदि 70% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, अब इम्यूनिटी डेवलप होने के 2 तरीके हैं, या तो आप बीमार हो जाएं कोरोना से
आपके अंदर एंटीबॉडी बनेंगी, वो कुछ समय रहेंगी, 3 महीने 6 महीने या नहीं रहेंगी। लेकिन यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो देखा गया है कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं वायरस के अगेंस्ट वो 7 या 8 गुना ज्यादा होती हैं नॉर्मल इन्फेक्शन से, और वो लंबे समय तक रहने की उम्मीद है, क्योंकि नया वायरस है, वैक्सीन भी नहीं है, तो ये समय ही बता पाएगा कि हम किस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हम सभी Thank you का इस पे very much. नजर है, साइंटिफिकली इस चीज को एनालाइज किया जा रहा है। तो एज ऑन नाउ कोवैक्सीन हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट यूके स्ट्रेन। हाँ जी, और ये बताइए कि जैसे हम लोग जो अब तक इम्यून हैं, जिनको अब तक कुछ नहीं हुआ है और अबव 70 भी हैं, 60 भी हैं, तो वो उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई है, तो उन्हें फिर अब क्या जरूरत है कि वो रिस्क लें, कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए तो ना लगो तो क्या, नहीं तो नहीं, ये अब देखिए, आपको अगर अभी तक वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि ये मैं शुरू से कह रहा था 1 साल से पहले भी कि यार आप मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथ धोते रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि यू आर द लास्ट वन टू बी इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। तो यदि आप अभी तक बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यदि आप इस समय वैक्सीन लगवा लेते हैं तो यू विल बी प्रोटेक्टेड फर्दर। और ये देखा गया है कि 70 साल की उम्र है तो इम्यूनिटी कम है, और जिस दिन भी इस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर दिया तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उसमें सीरियस लक्षण होने के चांसेस ज्यादा हैं, आईसीयू एडमिशन के चांसेस ज्यादा हैं और गंभीर परिणाम आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो आप मेरी बात समझिए, आपको मेरे ख्याल वैक्सीन, सरकार भी ऐसे ग्रुप को प्रायोरिटी पे वैक्सीन लगाना चाहती है और आप भी इसका लाभ उठाएं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट है ही नहीं है। किसने बोल दिया? ये शुरू में कुछ एक, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं वहां पे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कुछ एक लोगों ने भ्रांतियां जानबूझकर फैलाई हैं, जो कि साइंटिस्ट भी नहीं थे, ना वो डॉक्टर थे, ना उसको इस बारे में कुछ ज्ञान था। तो कुछ एक मतलब आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, आपने सब टीवी पे डिबेट देखे हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन आज तक आपने किसी डॉक्टर के मुंह से नहीं सुना होगा कि ये वैक्सीन बहुत साइड इफेक्ट कर रही है या कुछ ऐसा वैसा कर रही है। ये ऐसे लोगों ने भ्रांति फैलाई जो कि ना तो डॉक्टर थे ना वो साइंटिस्ट थे। तो आपको ऐसी भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए। और ये जितने भी ईटिंग जॉइंट्स हैं, सारे ईटिंग जॉइंट्स में लोग मास्क खोल देते हैं अपना, तो वो भी तो एक रिस्क ही है ना, बिल्कुल ही। वो ईटिंग जॉइंट्स में या जो भी ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहाँ भी खाने के लिए जाते हैं लोग, या बाहर गोलगप्पे ही खा रहे हैं, ये सब खाएं, या रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल जाए, नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। हमने जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया, सब कुछ किया, और अभी हमें लगातार अभी सावधानी रखनी है। पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप के लिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, क्रॉनिक लिवर डिसीज है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है, रीनल डिसीज है, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट, ब्लड कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोस्प्रेसेंट ले रहे हैं, या उम्र जिनकी ज्यादा है, या जिनको डायबिटीज है, या जिनको अस्थमा सीओपीडी है, ऐसे व्यक्तियों को अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ऐसा ना हो कि हम नदी तो पार कर गए लेकिन आखिरी में जहाँ पानी कम था वहां डूब गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अभी तक बचे हुए हैं तो सुरक्षा को वैसे ही रखिए, अपना सुरक्षा कवच कमजोर मत कीजिए। डॉक्टर साहब, जिनको कोरोना हो चुका है वो भी लगवाएंगे वैक्सीन? एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रोटोकॉल सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जैसा मैंने बताया, जिनको कोरोना हुआ है ये देखा गया है कि उनमें कितने समय तक इम्यूनिटी रहती है, एंटीबॉडी रहती है। कुछ एक स्टडीज में ये 6 महीने पाया गया, कुछ में 3 महीने पाया गया, किसी में 9 महीने पाया गया। तो वो वैक्सीन की जो हो चुका है उसको इम्यूनिटी कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो वो दोबारा से प्रोन हो सकते हैं। तो यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि 7 या 8 गुना अधिक बनती हैं नॉर्मल इन्फेक्शन जब यदि होता है आपको, तो ये आपको लंबे समय तक अच्छा प्रोटेक्शन देने में कारगर है। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, एक बात प्रश्न और मेरा भी है। एक तो पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देने की, आपको देख के माता जी याद आती हैं जिन्होंने गायत्री की प्रेरणा दी हमें, गायत्री यज्ञ की। और ये मैं पूछ रही थी कि आपने बताया सीनियर सिटीजन हाई रिस्क पर हैं, तो हमारा फिर ये सीनियर सिटीजन का नंबर कब आएगा? क्योंकि 16 को तो एक राउंड लग गया, अब सेकंड राउंड का नंबर आ गया उनका। बिल्कुल, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम सभी को कवर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा अभी। हाँ जी, सरकार की कोशिश है कि सभी को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, लेकिन अभी इसको प्रायोरिटी पे प्रायोरिटाइज किया करना पड़ता है। देखिए, यदि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
यदि आपके पास 1 रुपया है और आपको खर्चा कई जगह करना है तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे पहला खर्च करेंगे, नहीं? अगर आपके पास परिवार में लिमिटेड अमाउंट है, जैसे 10,000 रुपए है या 1,000 रुपए है, तो हम हाँ जी। सबसे पहले वही खर्च करेंगे जो सबसे जरूरी चीज है। जी। तो हम इसीलिए डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर, फिर सीनियर सिटीजन और हाई रिस्क ग्रुप को कवर कर रहे हैं। तो भारत की जो आबादी है वो 135 करोड़ है। यदि आप हर एक व्यक्ति को करने लगेंगे तो 2 साल लग जाएंगे। इसलिए इसको सिस्टम से किया गया है। पहले हेल्थ केयर वर्कर, पैरामेडिक, नर्सेज, डॉक्टर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, सीआरपीएफ, पुलिस पर्सनल जो डील कर रहे हैं, फिर सीनियर सिटीजन और हाई रिस्क ग्रुप को लगाई जाएगी और उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। इसका मतलब इट विल टेक अनदर 1 ईयर। नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए तो मेरे ख्याल मार्च के बाद आपका शुरू हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा डॉक्टर साहब हमारा अभी। मार्च के बाद होगा जी आपका, मार्च के बाद। जैसे मैंने बोला 30 मार्च तक तो हम 3 करोड़ लोगों को लगाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। उसके बाद सीनियर सिटीजन और हाई रिस्क ग्रुप को लेंगे जून से लेके जुलाई के बीच में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने जुलाई उनके तक लग रखे हैं। जाएगा जी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ओके, हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मेरे को पेस मेकर लगा हुआ है, हाँ जी, पेस मेकर लगा हुआ है हाँ जी, और ब्लड शुगर भी बॉर्डर लाइन पे है, हाँ जी। लगा सकते हैं ना? हाँ, यदि आप कोई एंटी कोगुलेंट्स दवाई नहीं खा रहे हैं ना, डाइकमरोल या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप कुछ नहीं लगवा ले सकते रहे हो? हाँ जी, कुछ नहीं ले रहे हो? लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। लगवाना चाहिए धन्यवाद। बल्कि आपको तो प्रायोरिटी पे लगवाना चाहिए। धन्यवाद। आप बिल्कुल चिंता बहुत मत बढ़िया। करो। जब आप जाते हैं आप पूरी आपकी हिस्ट्री डिटेल में ली जाती है। देखिए ठीक किसको टिक वो चेकलिस्ट बनी हुई है, हमने चेकलिस्ट बना रखी है, टिक टिक करना पड़ता है डॉक्टर को भी जो वैक्सीन लगा रहा है। और सही कहा। डायबिटीज यस, शुगर यस, हाई ब्लड प्रेशर, पेस मेकर, एंटीकोगुलेंट, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, सारी चीजें टिक करनी पड़ती हैं उसको। पूरा शीट बना हुआ है। तो भारत के अंदर वैक्सीन को हमने बहुत, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, हमने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और कर भी रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को इसका फायदा उठाएंगे। जैसे सल्फर ड्रग से एलर्जी है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है जी। सिर्फ एलर्जी का मतलब, यदि आप देखें कि आपको कोई, इसमें आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ उस केस में वैक्सीन नहीं लगानी जिस केस में आपको वैक्सीन के किसी भी कंपोनेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसके अंदर, उससे एलर्जी ना हो। जैसे कि आपने पहले कोई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाई या कोई और वैक्सीन लगवाई है, उससे आपको रिएक्शन हुआ है, तभी वो पॉसिबल है। नहीं तो यदि आप देखें एलर्जी तो आजकल 30-40% लोगों को वैसे ही है, डस्ट से, ठंड से, स्मोक से, पॉल्यूशन से। तो ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इफ यू आर एलर्जिक टू any of the component of the vaccine. हेलो Then you will डॉक्टर साहब। not. हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी, मुझे हाँ जी। बीपी हाई रहता है मेरा और मेरी शुगर जो है बॉर्डर लाइन पे है, मैं लगवा सकते हैं वैक्सीन? बिल्कुल आपको लगवाना चाहिए। आप जैसे मैंने बताया, आई थिंक आई विल रिपीट अगेन, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, जिनको क्रॉनिक लिवर डिसीज है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, सीओपीडी है, अस्थमा है, किडनी डिसीज है, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है, या जिनकी बहुत ज्यादा मोटे हैं, या जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगवाना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों जो हाई रिस्क ग्रुप है, इनको एक तो कोरोना होने का चांस ज्यादा है, हाई रिस्क में आते हैं, और यदि होती है इनको कोरोना की इन्फेक्शन तो इनमें सीरियस फॉर्म ऑफ कोरोना अधिक होता है, मोर्टेलिटी अधिक होती है। यदि आप डेथ का आंकड़ा देखें तो 60 साल से जितने अधिक व्यक्ति हैं उसमें मोर्टेलिटी सबसे अधिक है। सबसे अधिक व्यक्तियों की मौत ही 60 साल उनमें जिनकी 60 साल से उम्र अधिक है। तो आपको तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे लगवानी चाहिए, और तब तक आपको पूरा सुरक्षा कवच इस्तेमाल करना है। घर से बाहर नहीं जाना, बहुत जरूरी है तभी जाना है, और जाना है तो 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क को अच्छे से लगाना है, आंखों को कवर करना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है जहां हाथ धोने के लिए साबुन या पानी नहीं है, और खाने पीने का ध्यान रखना है। मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि आपने पिछले 1 साल से अपने आप को सुरक्षित रखा है। पेशेंस, रेजिलियंस एंड करेज की जरूरत है इस समय आपको। मैं ये मानता हूँ कि 1 साल में आदमी बोर हो जाता है, यार बोर्डम एंड सिकनेस, यार क्या यार ये बोर हो गए, परेशान हो गए।
कोई फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है, आपको हर एक चीज को ओवरकम करना है। नाउ यू नीड पेशेंस, करेज एंड रेजिलियंस। आपको ये अभी और 4-6 महीने रखना है जुलाई तक, ये सब जो आपने अभी तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया है। यदि आपको कहते हैं ना, नदी पूरी पार कर चुके हैं, आखिरी पड़ाव में कहीं आप डूब ना जाएं किश्ती आपकी, तो इस समय और ज्यादा ध्यान रखिए। ये खत्म कब होगा? स्कूल कब ये अभी तो जुलाई तक चलेगा जी, जुलाई 21 तक तो मेरे ख्याल हमारा कोविड का है ही। और ये तो बात पक्का है कि जब कोई वायरस आता है वर्ल्ड में तो खत्म कभी नहीं होता। स्पेनिश फ्लू आया था 1900, आपको मैं बताता हूँ, स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में। तो आज भी फ्लू होता ही है ना वर्ल्ड में। फ्लू कहते हैं फ्लू हो गया 100 साल के बाद भी वायरस अभी है ना दुनिया में, तो ये तो रहेगा ही। जब तक हम पूरी जनता को वैक्सीन नहीं लगाते, हाँ पूरा ध्यान नहीं रखते, तब तक हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक स्मॉल पॉक्स वगैरह से हम लोग जंग जीत चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर भी रहेगा ही है। तो हाई रिस्क ग्रुप को ज्यादा ध्यान रखना है, मेरा बस यही आपसे गुजारिश है। और ये हर एक एज ग्रुप को अलग अलग वैक्सीन लगेगी या एक ही वैक्सीन? नहीं, एक ही वैक्सीन है जी, एक ही डोज है। अच्छा, जैसे कोविशील्ड बीच में अभी 0.5 ml, कोवैक्सीन 0.5 ml। हाँ, जिसको जो वैक्सीन पहली बारी में लगी है वही वैक्सीन सेकंड डोज लगेगा। ओके। अगर जैसे किसी व्यक्ति को पहली डोज कोविशील्ड की लगी है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड की लगेगी। यदि किसी व्यक्ति को पहली डोज कोवैक्सीन की लगी है, सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी। वो सरकार का काम है, वो आपको बताया जाएगा कहाँ आना है, कब आना है, फर्स्ट डोज लिए कब आना है, सेकंड डोज लिए कब आना है। ऐसा है जैसे हमारी सिस्टर है, उसको पैरालिसिस हुआ था, अब तो खैर ठीक है। तो बीच में जैसे सुना था 2 केसेस ऐसे हो चुके हैं, तो वो अंदर उनके डर बैठ गया है, तो वो नहीं, वो बेकार। अरे वो भारत की वैक्सीन से किसी को कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। वो आप जो बता रहे हैं वो फाइजर की वैक्सीन से यूएसए के अंदर हुआ है। तो आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप है, ये सब है, तो भ्रांतियां बहुत तेजी से फैलती हैं। आप ये नहीं देख रहे कि 65 लाख लोगों को लगी है, 65 लाख को वैक्सीन लग चुकी है भारत में। मतलब अगर कोई टेंशन में है उसमें लगवाना चाहिए कि नहीं? मेरे तो विचार में सभी को लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से पहले हर एक को टेंशन होती है, तो वो एक नेचुरल स्वाभाविक है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आप तो भगवान को मानने वाले हैं। और साइंटिफिकली जो चीज हमें टेस्ट हो चुकी है 65 लाख से अधिक व्यक्तियों को। अरे आप ये देखिए कि हम डॉक्टर ने पहले लगवाई है, ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। कोई दवाई डॉक्टर पहले ले रहा है, मरीज बाद में ले रहा है, बिल्कुल बाकी लोग बाद में ले रहे हैं। तो आप हमारी हिम्मत की दाद दीजिए कि हमने पहले जाके लगवाई है। बिल्कुल अभी तो आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने खुद लगवा ली है, तो आपको भरोसा होना चाहिए सुरक्षित है। मैं ऐसे नहीं लगवाने वाला था खुद भी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बढ़िया। कोई यानी क्वेश्चन? मैं डॉक्टर मार्केट में सब लोगों ने मास्क खोल कर ही घूमते रहते हैं, नीचे लटकाए रखते हैं सारा। डॉक्टर साहब क्या What I'm saying कि ये जो अभी हम नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। मैंने बताया ना कि नदी में नाव वहीं डूबती है जहां पानी कम होता है जाते जाते। सुनते नहीं। चलो, सभी के प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुनील अमरेजा जी ने दिए। जो गलतियां कर रहे हैं वो भुगतेंगे, वो ना दोहराएं। डॉक्टर साहब का काम चेतावनी देना था, समझाना था। उन्होंने कहा जुलाई तक विशेष सावधानी बरतें और वैक्सीन अवश्य लगाएं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील अमरेजा, जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आगे भी डॉक्टर साहब का लाभ उठाते रहेंगे। आज के अध्यक्ष एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आर.के. चिलाना जी का भी धन्यवाद करता हूँ। अब आपके भजनों का कार्यक्रम होगा। दोनों अतिथियों का धन्यवाद, किरण सहगल जी, प्रमिला जसूजा जी, संध्या पांडे जी, सुदेश आर्य जी विकासपुरी से एक भजन। एक भजन मेरा भी। हाँ, कोई बात नहीं, सबका हो जाएगा। पहले सुदेश आर्य जी आ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। सुदेश जी का भजन सुन लेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब सुन लेना एक दो भजन। बिल्कुल, मैं हूँ जी, आई एम ऑनलाइन। थैंक यू जी, वेलकम। सुदेश जी नमस्ते। सुदेश जी नमस्ते। देखो, बीच में नमस्ते मत करें, मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग चल रही है जी। सभी को मेरी ओर से नमन और बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर अनिल जी को इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर साहब से हमें आपने आमने सामने बात करवाई, सभी की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
चलिए मैं आपके आदेशानुसार, क्योंकि ये जो हमारा मास है ये ऋषिवर देवदयानंद को समर्पित, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक है, पास है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए शामिल हैं। परिस्थितियों में भी हम सब एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, सावधानी बहुत जरूरी है। उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने बहुत ध्यान रखा अपनी सेहत पर, अपने परिवार वालों का। आगे भी परमात्मा हमें सद्बुद्धि देगा, और सद्बुद्धि हमें अच्छे कार्यों से जुड़ने के साथ ही आती है। तो मैं इसके लिए आप सभी का भी विशेष रूप से आज के हमारे वक्ता डॉक्टर साहब का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ अपनी ओर से, और देव दयानंद को समर्पित गीत आपके समक्ष रखूंगी। बीहड़ बन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ बन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ बन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। कभी न जानी हमने उसकी क्या थी करुण कहानी, कभी न जानी हमने उसकी क्या थी करुण कहानी। जानबूझ करके लोगों ने एक न उसकी मानी, जानबूझ करके लोगों ने एक न उसकी मानी। कांच पीस कर दूध में डाला, ऊपर जहर मिला डाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ बन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। फूट फूट करके नस नस से शीशा बाहर आया, फूट फूट करके नस नस से शीशा बाहर आया। फिर भी खिला हुआ था चेहरा जरा नहीं मुरझाया, फिर भी खिला हुआ था चेहरा जरा नहीं मुरझाया। ईश्वर इच्छा पूर्ण हो तेरी, तू ही प्रीतम है प्यारा, छोड़ दिया था टंकारा। ईश्वर इच्छा पूर्ण हो तेरी, तू ही प्रीतम है प्यारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ बन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। कहा भक्तों ने ऋषिवर की कोई पीछे याद बनाए, कहा भक्तों ने ऋषिवर की कोई पीछे याद बनाए। सुन कर के भक्तों की वाणी ऋषिवर यूं मुस्काए, सुन कर के भक्तों की वाणी ऋषिवर यूं मुस्काए। वही चलानी चाहते पूजा जिसे चाहता छुटकारा, में छोड़ दिया था टंकारा। वही चलानी चाहते पूजा जिससे चाहता मैं छुटकारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ बन में विचर रहा था सच्चे शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा। वैदिक रीति से ना करना देह मेरी जल जाए, राख भी मेरी मैं चाहता हूँ काम किसी के आए। राख भी मेरी मैं चाहता हूँ काम किसी के आए। राख उठा कर खेत में डालो प्रेमी जाने
जब सारा छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुदेश आर्य जी, संगीत विशारद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किरण सहगल जी विजय बाग से एक भजन, फिर प्रमिला जसूजा जी, संध्या पांडे जी। नमस्कार, एक प्रभु नमस्कार भक्ति जी, का भजन। स्वागत। हे ओम की छाया तले सब ही प्राणी ओम की छाया तले सब आने वाले, छोटा नहीं कोई है ना बड़ा कोई, सभी आकाश तले। ओम की छाया तले सभी प्राणी वाले, एक डाली के फूल सभी है, एक नदी के फूल सभी है, नाम जुदा ही भले, ओम की छाया तले ये सब ही प्राणी पले। ये जग है माटी की ढेली, कैसा बंगला कैसी हवेली, एक दिन छोड़ चले ओम की छाया तले सब ही प्राणी पले। वीरभद्र तुझ को समझाए, गया वक्त फिर हाथ ना आए, मिल जा सबके गले ओम की छाया तले सब ही प्राणी पले। ओम का नाम लेके प्रभु का नाम लेके, ओम का नाम लेके प्रभु का नाम लेके, जीवन की नाव चलिए ओम की छाया तले सब ही प्राणी पले। छोटा नहीं कोई है ना बड़ा कोई, सभी आकाश तले हे ओम की छाया तले सब ही प्राणी पले, सब ही प्राणी पले, सब ही प्राणी पले। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किरण जी, बहुत सुंदर गीत। नीले गगन के तले की तर्ज पर बहुत पुराना गीत याद दिलाया, धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ प्रमिला जसूजा जी। प्रमिला जसूजा जी, रुकोसा भंडारी जी, आशा जी, संध्या पांडे जी। ओम सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। मुस्कान धर्म रक्षक ब्रह्मचारी,
वीर व्रतधारी बने। प्रभु भक्ति का एक भजन। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुखी दुखी हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की वाणी। सुखी दुखी हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की वाणी। रहे याद तेरी सदा मेरे दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। पर धन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई रोग मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, किसी के अनिष्ट का करूं ना चिंतन में। बिना राग ईर्ष्या कहे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को ही तेरा वरदान समझूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को ही तेरा वरदान समझूं। विषण वक्त ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। विषण वक्त ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। धन्यवाद अनिल जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जसोजा जी। आशा आर्य जी आ जाए, संध्या पांडे जी 3-1 भजन, भाई जी प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ, 15 मिनट का कार्यक्रम शेष। सभी को सादर नमस्ते। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। एक प्रभु भक्ति गीत के साथ। भगवान के दर पर आते ही संतोष हमें मिल जाता है। भगवान के दर पर आते ही
संतोष हमें मिल जाता है। जीवन की कली मुस्काती है, मन का गुंचा खिल जाता है। भगवान के दर पर आते ही संतोष हमें मिल जाता है। सूरज में तेरा ही जलवा है, तारों में तेरी मूरत है। सूरज में तेरा ही जलवा है, तारों में तेरी मूरत है। हर बस्ती तेरी बस्ती है, हर दिल में तेरी सूरत है। वेदों ने हमें बतलाया है, मन मंदिर में मिल जाता है। जीवन की कली मुस्काती है, मन का गुंचा खिल जाता है। हर शय को तेरा सहारा है, गर्दिश को तेरा इशारा है। हर शय को तेरा सहारा है, गर्दिश को तेरा इशारा है। कन कन में तेरी खुशबू है, हर शय में तेरा नजारा है। कभी फूल चमन में खिलता है, कभी मिट्टी में मिल जाता है। जीवन की कली मुस्काती है, मन का गुंचा खिल जाता है। मालिक हम तेरे बंदे हैं, तेरे दरबार में आए हैं। मालिक हम तेरे बंदे हैं, तेरे दरबार में आए हैं। मंजूर करो तो अर्ज करें, जो भी अभिलाषा लाए हैं। जिस लाल पे सिर तेरा हाथ रहे, सुख चैन उसे मिल जाता है। जीवन की कली मुस्काती है, मन का गुंचा खिल जाता है। भगवान के दर पर आते ही संतोष हमें मिल जाता है। भगवान के दर पर आते ही संतोष हमें मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब संध्या पांडे जी आएंगी एक भजन। अनिल जी उसके मेरा बाद भजन नहीं होगा, बस मैं दो कब भजन से और वेट होंगे। कर रही हूँ, कब से मैं वेट इसके कर बाद रही दो हूँ। भजन, संध्या जी आ जाए, फिर दो भजन और। तो देख रहा मेरा हूँ रचना भजन चावला होगा, जी भी आ चुकी हैं। मेरा भजन होगा कि नहीं? अब इसके बाद आप कर लेना जी। ठीक है। नमस्ते जी सभी को। आवाज आ रही है भैया? आ रही है जी। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, अमृत छोड़े और जहर पिए। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, अमृत छोड़े और जहर पिए। मेरी नाव पड़ी मझधार, प्रभु आ जाओ
दर्शन दो एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। विषयों में उम्र गवाई है, अब याद प्रभु तेरी आई है। विषयों में अमर गवाई है, अब याद प्रभु तेरी आई है। मुझे भव से कर दो पार, प्रभु आ जाओ एक बार। मुझे भव से कर दो पार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। तेरी याद में आठों याम रहे, मेरा तेरी शरण में ध्यान रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, मेरा तेरी शरण में ध्यान रहे। तेरी कृपा से है संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। तेरी कृपा से है संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या पांडे जी। वो अब मेरा आज कदों कराओगे अनिल आ जाओ जी? जी, आप आ जाओ, आ जाओ जी। अब 2-1 भजन और अब मैं बोल रही हूँ, बोल लो जी, मैं बारी बोलूं? बारी से बोल लो जी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सबके हितकारी बने, सबके हितकारी बने, सेवा करें हर एक की, ऐसे परोपकारी बने। सेवा करें हर एक की, ऐसे परोपकारी बने। सब यहाँ रह जाएगा, सब यहाँ रह जाएगा, दिया हुआ हाथों का वही साथ निभाएगा,
दिया हुआ हाथों का वही साथ निभाएगा। सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं मेहमान यहाँ, करके कमाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ, करके कमाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ। हम भी ऐसा कर्म करें, हम भी ऐसा कर्म करें, जब तक दुनिया रहे सूर्य की तरह चमके, जब तक दुनिया रहे सूर्य की तरह चमके। भगवान को याद करें, भगवान को याद करें, जीवन बड़ा कीमती है, इसको ना बर्बाद करें। जीवन बड़ा कीमती है, इसको ना बर्बाद करें। आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट भजन कुसुम भंडारी जी, फिर भाई जी और प्रवीण जी। परसों 12 फरवरी स्वामी दयानंद जी का 197वां जन्मदिन है। इंग्लिश तिथि 12 फरवरी 1824। डॉक्टर वगीश जी आचार्य, गुरुकुल ईटा के आचार्य जी, उनका उद्बोधन रहेगा। तो सुबह का कार्यक्रम है 11 बजे, याद रखें 11 से 12:30 1 बजे तक। तो परसों 11 बजे जुड़ेंगे। आइए कुसुम जी, स्वागत। जी, सभी मेरे बहनों और भाइयों को नमस्ते। मैं एक ऋषि का भजन सुना रही हूँ। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दामन की कमर टूटी। नूर पूरे हुआ अब तो ये अर्ज समा होगा, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। स्वागत के लिए उनके पाषाण दिया कंकर, गम खा के बने हनुमान, विष पी के बने शंकर। फूल उनकी मुकद्दर में होंगे भी तो क्या होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। स्वामी श्रद्धानंद जैसे बलिदान दिए हमको,
वीर लेख राम जैसे बलिदानी दिए हमको, हमें उनकी शहादत के हर गम की दवा होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। पाषाण का अभिनंदन कब उसको गवारा था, निराकार की पूजा को हृदय में उतारा था। मुंह मोड़ लिया उनसे, पत्थर के खुदा होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे आपने 5 से समय दिया। 6:30 तक समय था, 15 मिनट अधिक हो गए। चलो फिर जिनको आज मौका नहीं मिला, कह सकें। जिनको आज मौका नहीं मिला, परसों 12 फरवरी स्वामी दत्त जी का जन्मदिन है, सवेरे 11 बजे मिलेंगे और स्वामी दत्त के गीत गाएंगे। अब महेंद्र भाई जी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आएंगे, उसके बाद प्रवीण जी शांति पाठ। भाई जी आइए। महेंद्र भाई जी। लगता है जुड़े नहीं हुए। आइए प्रवीण जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाते हुए जुड़े और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।